चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अदम्य गुरुकुल और एम सिविल सर्विसेज के तमाम स्टूडेंट्स का स्वागत है यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। बहुत दिनों के बाद, यानी कि दीपावली और छठ पर्व के बाद, यह जो टेस्ट है बिहार दरोगा सेट 12 का आज आयोजन होने जा रहा है। यानी कि टेस्ट का शुरुआत होने जा रहा है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ऑफलाइन तो चलता ही है सुबह में, अभी आफ्टरनून में आपको सारा क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल गया होगा और इसका डिस्कशन भी अब शुरू होने जा रही है। हमारे सारे शिक्षकगण यहाँ मौजूद हैं, बारी बारी से सभी सब्जेक्ट का डिस्कशन होगा और आपको लगेगा कि 100 क्वेश्चंस कैसे हल हो गया, इसका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो गया, यह आपको टेस्ट देने के बाद आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले तो आप अगर YouTube चैनल हमारा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पर भी बहुत सारे क्लासेज टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड है। उसमें अभी मैंने 20 सेट का एक टेस्ट दिया हूँ। आप वहाँ पे जाकर करके एकदम मिनिमम से मिनिमम प्रोसेसिंग फ़ी के माध्यम से उसको आप दे सकते हैं उस टेस्ट को। यानी कि जहाँ पे आप रहमान सर लाइव क्लास आप जैसा ही इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आएगा बिहार दरोगा के लिए टेस्ट, और उसमें सचिवालय का टेस्ट, अन्य टेस्ट भी उसमें दिया गया है जो कि आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। करंट अफेयर्स का भी टेस्ट उसमें दिया गया है, वह भी बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो आप टेस्ट दीजिए, उसमें आपको पता चलेगा कि मेरा मार्क्स कितना आया, मैं कहाँ पे हूँ, मेरा रैंकिंग कितना है, और जिस क्वेश्चन को मैं नहीं बना पाया हूँ उसका आंसर क्या होगा, सारा चीज़ उसमें दिया गया है। तो उस टेस्ट को आप देना ना भूलें, उस टेस्ट को आप जरूर दें, वह एप्लीकेशन पर दिया गया है। दूसरी बात, हमारे जो प्लेटफॉर्म है यानी कि जो एप्लीकेशन है एम सिविल सर्विसेज और रहमान सर लाइव क्लासेज जो एप्लीकेशन है उस पर विभिन्न प्रकार के कोर्सेज दिया गया है। दरोगा का कोर्स दिया गया है, बीपीएससी का कोर्स दिया गया है, सचिवालय का कोर्स दिया गया है, सिपाही का कोर्स दिया गया है, कंप्लीट कोर्स दिया गया है। लाइव भी चल रहा है, बहुत सारे बैचेज जो लाइव चल रहा है उसमें लाइव तो चलेगा ही, और जो वीडियो अपलोडेड कोर्सेज है वह भी आपको मिल सकता है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। हमारे जो एप्लीकेशन है उस पे बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, 67वीं की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी बैच दिया गया है। और एकदम बेहतरीन टीम के द्वारा रहमान सर एंड टीम जो है, आप देखेंगे उसको यूट्यूब पर भी मैंने उसका वीडियो का डेमो दे दिया हूँ, उसको आप देख सकते हैं। उससे भी आपको पता चलेगा कि नहीं, अगर मैं यह कोर्स करता हूँ लगातार तो मेरी सफलता निश्चित हो जाएगी। तो आप देर ना करें, आपको क्वेश्चंस मिल गया होगा टेलीग्राम के माध्यम से और अब डिस्कशन भी शुरू होने जा रही है। और एक बात, ऑफलाइन की जो क्लासेज है वह शुरू हो चुकी है। मंडे से क्लास विधिवत अपने समय अनुसार चलेगी, और भी जो न्यू बैचेज है बीपीएससी के लिए, पीटी के लिए, या दरोगा पीटी के लिए, या बीपीएससी क्रैश कोर्स के लिए, तो आप आकर के गुरुकुल में मिले। हमारा गुरुकुल का एड्रेस है नया टोला गोपाल मार्केट, पटना 4, यानी भिगना पहाड़ी से जस्ट मतलब कि और खजांची रोड के बीच में, यानी कि उससे पहले आइए, खजांची रोड के जस्ट बगल में ही आपको गोपाल मार्केट मिलेगा। फर्स्ट फ्लोर पे आप आएंगे, रहमान सर से मिलिए या मुन्ना सर हमर से मिलिए, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुकुल में आकर करके आपको विशेष जानकारी, सभी कोर्सेज के बारे में जानकारी, ऑनलाइन की कोर्सेज के बारे में जानकारी, ऑफलाइन के कोर्सेज के बारे में जानकारी, या फिर आपके मन में कुछ चल रहा है कि यह कैसे किया जाए, उसका भी आपका सोल्यूशन हमारे गुरुकुल ऑफिस में आपको आकर करके अगर आप आते हैं तो मिल सकती है। आंसर राइटिंग के लिए बीपीएससी मेंस के लिए भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है, सचिवालय सहायक का टेस्ट चल रहा है, और बीपीएससी का टेस्ट तो चल ही रहा है। दरोगा का तो आप देख ही रहे हैं, यानी एवरी सैटरडे और संडे टेस्ट होता है। सैटरडे का जो टेस्ट है ऑफलाइन 7 बजे शुरू होती है दरोगा का, और बीपीएससी का 2 बजे शुरू होती है। साइंस का स्पेशल टेस्ट सुबह 7 बजे संडे को होती है, और बिहार स्पेशल का 2 बजे, करंट अफेयर्स का 4 बजे संडे को। तो इतने सारे टेस्ट ऑर्गेनाइज रहता है, बहुत कम समय में, मंगल या बुधवार से एक क्विज भी शुरू होने जा रही है। आप गुरुकुल में आकर के पूछेंगे तो वह भी आपको यहाँ पे जानने को समझने को मिलेगा। तो आप देर ना करें, आपको लगता होगा कि कैसे होगी, कैसे तैयारी होगी, कितना टफ है, कैसे मैं पूरा क्वेश्चन को हल कर पाऊंगा, इन सारी बातों को लेकर करके अगर आप चिंतित हैं तो आप कहीं नहीं जाए, आप गुरुकुल आए, रहमान सर से मिले। रहमान सर आपको बेहतरीन से बेहतरीन उपाय बताएंगे, या फिर हमारे गुरुकुल के सारे शिक्षकगण से आप मिल सकते हैं बिना एडमिशन लिए, बिना किसी संकोच के। अगर आपको लगता है कि नहीं, गुरुकुल
में जाने के बाद इतनी सारी फैसिलिटीज है, तो एक बार तो जाना चाहिए। तो आप आए और अपनी समस्याओं का समाधान आपको यहाँ पे मिलेगी निश्चित तौर पे। यह 2-4 महीनों 2-4 सालों का कोचिंग नहीं है, बल्कि 20 साल से यह आप लोग की सेवा करते आ रही है। पूरे भारत में हमारा स्टूडेंट्स विद्यमान है, पदस्थापित है। कहीं भी किसी भी स्टेट में आप जाएंगे तो हमारे गुरुकुल के विद्यार्थी मिल जाएंगे। आपको लगेगा, आपको सजेशन भी मिल सकता है कि नहीं वहाँ पे जाओ, वहाँ पे पढ़ाई तो होता ही है, उसके अलावे शिक्षा के साथ साथ संस्कार की भी बातें होती है। तो आप देर ना करें, आप आए और गुरुकुल में मिले, अपनी समस्याओं का समाधान करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। कहीं भी आपको, आप दूर में भी अगर हैं और आपको लगता है कि नहीं गुरुकुल जाना चाहिए या ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ना चाहिए, तो आप देर ना करें, तैयार हो जाइए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और अपनी मंजिल को पाने के लिए तत्पर रहिए। आपकी सफलता सुनिश्चित रहेगी। हमारे गुरुकुल के सारे गुरुओं का आशीर्वाद आपको लगे, यह ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अभी टेस्ट शुरू होने जा रही है। आप टेस्ट में उपस्थित हो जाएं और देखें कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या मैं क्वेश्चंस को हल कर पा रहा हूँ या नहीं हल कर पा रहा हूँ, कितना क्वेश्चन में फंसता हूँ, कितना क्वेश्चन में मैं नहीं फंसता हूँ। आज बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है ताकि आपको लगेगा कि नहीं एक बार रिवीजन हो गया और धीरे 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 फिर टफ होते चले जाएगा, ताकि आपको लगेगा कि नहीं शुरुआती दौर में मेरा इतना जा रहा था, अब भी मेरा इतना ही जा रहा है, टफ होने के बाद भी मैं बना दे रहा हूँ। तो आपको लगेगा कि मेरी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, मैं अगर एग्जामिनेशंस में बैठता हूँ तो मेरी रिजल्ट सुनिश्चित होगा। धन्यवाद। तो लेते हैं फिर ब्रेक और डिस्कशन के साथ शुरू होती है क्लास आपकी। आप क्वेश्चंस को एप्लीकेशन के माध्यम से या फिर हमारा लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। जैसे यूट्यूब के नीचे लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे एप्लीकेशन पर चले जाएंगे, आप रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ कोर्सेज को देख सकते हैं और आपको लगेगा कि यह कोर्स हमारे लिए बेहतरीन है, अच्छा है, तो आप उसको लेकर करके आगे की पढ़ाई जारी रखें, काफ़ी आपको मदद मिलेगी। तो यह मेरा विश्वास और गुरुकुल का विश्वास, सम्मान सर का विश्वास करता है कि नहीं जो बच्चे हमसे जुड़ गए तो रिजल्ट तो सुनिश्चित है। तो आप देर ना करें, रिजल्ट के लिए अगर आप तलाश रहे हैं कि कैसे रिजल्ट होगा, तो एक बार गुरुकुल जरूर पधारें। आपको लगेगा कि नहीं मैंने गलती किया, मैंने पहले ही आना चाहिए था, देर कर दी मैंने, तो आप देर ना करें, शीघ्र से शीघ्र आप आने का प्रयास करें। हमारे गुरुकुल रहमान सर लाइव क्लासेज एप्लीकेशन है और हमारा गुरुकुल सिर्फ यहाँ गोपाल मार्केट में नहीं बल्कि एक सेंटर और भी हमारा है बाजार समिति में, तो वहाँ भी आप जाकर के इंक्वायरी कर सकते हैं। बाजार समिति में भी मेरा एक ब्रांच है, ब्रांच में भी आकर करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टेस्ट पहले, और देर ना करेंगे क्योंकि शिक्षक भी आ गए हैं और डिस्कशन शुरू होने जा रही है। धन्यवाद। फिर लेते हैं ब्रेक, फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक लेते हैं ब्रेक। आपके साथ मुन्ना सर, नमस्कार। चलिए, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आप लोग को आज छठ पूजा और दीपावली के बाद पहला टेस्ट है और हम लोग देखते हैं पहला टेस्ट में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, दिया गया है कि न्यूरॉन जो होता है ये क्या होता है। सबसे पहले बताएंगे न्यूरॉन होता क्या है, ठीक है। तो न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की एक आधारभूत क्या होती है, इकाई होती है। पहले ये समझना है आपको, न्यूरॉन जो होता है ये तंत्र का सबसे छोटा इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे न्यूरॉन अगर पूछा जाएगा तो न्यूरॉन में दो पार्ट होता है, ठीक है। एक होता है एक्सॉन, एक होता है एक्सॉन और एक होता है साइटोन, एक होता है साइटोन होता है, याद रखिएगा। और शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है न्यूरॉन कहलाता है, ठीक है। जबकि शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होता है स्पर्म का। किसका होता है, स्पर्म का। जबकि सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो ओवम सेल का होता है, यानी ओभा का होता है। तो इस चीज को पहले आप याद रखिएगा। दूसरा चीज ये भी याद रखना है आपको कि सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो होता है ऑस्ट्रिच, ठीक है। ऑस्ट्रिच के अंडे का होता है, ऑस्ट्रिच एग का होता है, ये भी याद रखना है। और सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो माइकोप्लाज्मा का होता है। किसका होता है, माइकोप्लाज्मा का होता है। तो ये चीजें को पहले याद रखना है आपको। कोशिका जो शब्द है याद रखना है आपको, कोशिका शब्द
सबसे पहले दिया गया था वो नाम था रॉबर्ट हुक। नाम क्या था? रॉबर्ट हुक था। याद रखना है, कोशिका यानी सेल का खोज जो किया गया था वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। जबकि जीवित कोशिका का बात करेंगे तो ल्यूवेनहॉक, किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका, आप याद रखिएगा, जीवित सेल का खोज का श्रेय किसे जाता है? ल्यूवेनहॉक को। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। याद रखना है, ठीक है, क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे। एक हेलो, यहां से नहीं हो रहा है क्या? चलिए, सेलुलोज भित्ति। देखिए पहले आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेलुलोज भित्ति, सेलुलोज होता क्या है? तो देखिए यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पहले आप इसको आप याद रखना है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन? सेलुलोज। इस चीज को पहले आप याद रखना है। तो सेलुलोज जो है ऑल ग्रीन प्लांट, ऑल ग्रीन प्लांट आप याद रखना है, ऑल ग्रीन प्लांट, चाहे प्लांट कोई भी हो, ठीक है, जो भी प्लांट है उस सब में पाया जाएगा। ठीक है, तो जनरली तौर पर आप याद रखिएगा कि सेलुलोज जो होता है प्लांट का सेल वाल, प्लांट का सेल वाल जो होता है, यानी पौधा का कोशिका भित्ति जो होता है, पौधे का कोशिका भित्ति जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है। और सेलुलोज किससे बनता है? तो इस चीज को याद रखिएगा। देखिए ग्लूकोज का एक से अधिक अणु, ग्लूकोज का एक से अधिक अणु जब आपस में मिल जाए, बहुत सारा अणु, तो यह एक जटिल, ठीक है, जटिल चीजों का निर्माण करता है जिसे हम सेलुलोज कहते हैं। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा आपका पौधा। ठीक है, बैक्टीरिया का और कवक का जो कोशिका भित्ति होता है वो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन तथा पेप्टिडोग्लाइकन का। और कवक का भी काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। बैक्टीरिया जो होता है ये मृतोपजीवी होता है, सेप्रोफाइटिक होता है, मृतोपजीवी होता है। परजीवी भी कुछ बैक्टीरिया होता है, कुछ बैक्टीरिया सहजीवी भी होता है, लेकिन जनरली हम इसको मृतोपजीवी कहेंगे। कवक जो होता है जिसको छत्रक कहते हैं, ये भी सेप्रोफाइटिक होता है। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है कि ये भी मृतोपजीवी होता है। क्या होता है? मृतोपजीवी। देखिए बैक्टीरिया और कवक ऐसा नहीं है कि ये परजीवी नहीं होता है, परजीवी भी होता है, लेकिन जनरली जो इसका डेवलपमेंट होता है वो आप याद रखिएगा वो सड़े गले चीजों पर होता है। ठीक है, ये मनुष्य के शरीर में भी होता है, जानवरों के शरीर के अंदर भी इसका डेवलपमेंट होगा। किसका? बैक्टीरिया का। या फिर मरे हुए चीजों पर भी, जैसे मनुष्य के शरीर पर भी बैक्टीरिया का, कवक का जन्म होता है। ठीक है, जिससे दांत खुजली होता है, दांत खुजली होता है किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। ठीक है, तो उसी तरह से आप याद रखिएगा पेड़ पौधे में भी कवक जन्म लेते हैं। जैसे गन्ना हो गया, गेहूं का पौधा हो गया, आलू का पौधा हो गया, इस पर भी कवक का जन्म होता है और तरह तरह के बीमारियों को ये उत्पन्न करते हैं। तो इस चीज को आप याद रखना है आपको। तो यहाँ पे जनरली हमारा जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, गुर्दे। देखिए कुछ कुछ चीजें को याद रखना है। गुर्दा कहते हैं किसको? गुर्दा कहते हैं हम लोग किडनी को कहते हैं। और किडनी का सबसे छोटा पार्ट क्या कहलाता है? किडनी का सबसे छोटा पार्ट नेफ्रॉन कहलाता है। और नेफ्रॉन का स्टडी क्या कहलाता है? नेफ्रॉन का स्टडी नेफ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। किडनी का सबसे मुख्य काम क्या है? ये ब्लड से यूरिया को अलग करता है। ब्लड से यूरिया को क्या करता है? अलग करता है। और यह क्रिया क्या कहलाता है? यह क्रिया डायलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? डायलाइसिस कहलाता है। इस चीजों को ध्यान रखना है। देखिए ब्लड से यूरिया को अलग करना
ही विधि क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है। यहाँ पर दो क्रिया होती है किडनी के अंदर, ठीक है। तो उसमें एक महत्वपूर्ण क्रिया कौन सा है? जनरली डायलिसिस, याद रखना है आपको। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा आपका नेफ्रॉन। पहले आंसर ये करेंगे, न्यूरॉन किसका पार्ट था? तो ये तंत्रिका तंत्र का पार्ट था। एक्सॉन किसका पार्ट था? तो ये तंत्रिका तंत्र का पार्ट था, ठीक है। चलिए, उच्चतर पौधे के बीजों का पोषक ऊतक क्या कहलाता है? देखिए, उच्चतर पौधे के बीज, पहले तो समझिए कि बीज जो शब्द आया जिसको सीड कहते हैं, तो आप ये जानिए कि उच्चतर पौधा किसको कहते हैं। पौधा भी 5 तरह का होता है, पहले आपको समझिएगा। एक होता है थाइलोफाइटा, एक होता है थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा होता है, ये निम्न किस्म का एक ग्रुप है पौधा का जिसमें शैवाल वगैरह आता है। एक होता है ब्रायोफाइटा, ये भी थोड़ा सा डेवलप होता है। उसके बाद होता है टेरिडोफाइटा। उसके बाद होता है जिम्नोस्पर्म। उसके बाद होता है एंजियोस्पर्म, ठीक है। थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसमें सबसे उच्च किस्म का पौधा होता है एंजियोस्पर्म, और सबसे निम्न स्तर का ग्रुप है थाइलोफाइटा का। इसमें शैवाल वगैरह आता है, और इसमें उच्च वर्ग का मतलब यहाँ फूल होगा, इसमें बीज जो होगा, बीज में छिलका होगा, सीड कोट होगा, ठीक है। और सीड कोट के अंदर एंडोस्पर्म पाया जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर होगा, ठीक है। चलिए, प्रतिजनों के निष्क्रिय का प्रयोग करके प्रतिरक्षियों को बनाने का एक परिघटना क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रतिजन। प्रतिजन को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीजन कहा जाता है, एंटीजन। और एक होता है प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी को कहते हैं हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं, एंटीबॉडी कहा जाता है, ठीक है। एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है। आप इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। जबकि एंटीजन जो पाया जाता है और आरबीसी के मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, आरबीसी के मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। आरबीसी के झिल्ली पर क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना है आपको आंसर। चलिए, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय परजीवी है? परजीवी कह रहा है, तो आप याद रखिएगा ये आंसर हो जाएगा एस्कैरिस। कौन होगा? एस्कैरिस एक परजीवी के रूप में है। हाइड्रा जो एक जीव है, यहाँ पे ये मुकुलन बीड़ी द्वारा, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन करता है। इस चीज को आप याद रखना है। केचुआ है, फैसियोला है, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे, निम्न में से किस अम्ल का संश्लेषण मानव के अमाशय में होता है? अमाशय का मतलब स्टोमैक। ये देखिए, ये होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, क्योंकि यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है यहाँ पे, याद रखना आपको। और इसी गैस्ट्रिक जूस में क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है। इस चीज को आप याद रखना है, जो भोजन को अम्लीय करता है। यहाँ पे एंजाइम भी पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है यहाँ पे, और साथ साथ यहाँ पे एक और एंजाइम निकलता है अमाशय से जिसका नाम है रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन मिल्क प्रोटीन का पाचन करता है, मिल्क प्रोटीन का पाचन करता है। इसलिए मिल्क प्रोटीन पचाने वाला एक एंजाइम है जिसका नाम रेनिन है। और पेप्सिन किसका पाचन करता है? जनरल प्रोटीन का पाचन करता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या पाया जाता है? HCl। और भोजन पूरी तरह से अम्लीय कहाँ होता है? तो भोजन पूरी तरह से अम्लीय अमाशय में होता है। कहाँ होता है? अमाशय में। इस चीज को आप याद रखिएगा, यहां से प्रश्न आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। ऊपर, निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल निचय है? निचय का मतलब होता है जगह, स्थान। तो यहाँ पे देखिए, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका है 18, और सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जिसका नाम था नीलगिरी। क्या नाम था?
नीलगिरी नाम था। इस चीज को पहले आप याद रखिएगा। तो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व अगर पूछेगा तो नीलगिरी होगा। इसकी स्थापना 1986 में हुआ था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पूछ रहा है, सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा मन्नार की खाड़ी होगा। तो आंसर आपका डी नंबर होगा। और मन्नार की खाड़ी जो पड़ता है वो पड़ता है तमिलनाडु में। इस चीज को आप याद रखना है। और एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है जो वाटर से संबंधित है, जो जल से संबंधित है, जो सागर से संबंधित है। ठीक है, यानी पाक जो जल संधि है, जस्ट उसी के आसपास का जो एरिया है उसी को हम लोग कहते हैं मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पे मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। नंदा देवी सुंदरवन, ये सुंदरवन तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, याद रखना है आपको। तो आंसर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर डी करेंगे। सबसे बड़ा यही है और सबसे पहला जो है 1986 नीलगिरी। आगे नेक्स्ट 24 नंबर। हाँ 24 नंबर देखिए तो निकालिए तो। 24 नंबर है लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी थी। देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा श्री अरबिंदो घोष। जाने माने लोग हैं ये, याद रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर, याद रखना है, पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। एस राधा कृष्णन, जिसको सर्वपल्ली राधा कृष्णन कहते हैं। महात्मा गांधी। ठीक है, सब प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। प्रसिद्ध आदमी है, याद रखना है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देश का पहला सर्वोच्च जो है वो नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था और इन्हीं के नाम पर हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। महात्मा गांधी जो हैं ये भी जाने माने लोग हैं। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़ी भूमिका, खास करके अहिंसात्मक जो आंदोलन इन्होंने चलाया उनके नाम पर इन्हें जाना जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा श्री अरबिंदो घोष। नेक्स्ट आगे बढ़िए। किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता। देखिए ऑस्कर पुरस्कार जीतना इतना आसान नहीं है, काफी मेहनत करना पड़ता है फिल्म के क्षेत्र में। आंसर हो जाएगा वाल्ट डिज्नी। ठीक है, आंसर हो जाएगा वाल्ट डिज्नी। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा जोड़ा एक इसमें क्या कर रहा है, गलत है। तो गलत देखिए, गोल्फ कोर्स सही है, व्यायाम ट्रैक सही है, बेसबॉल कोर्ट नहीं होगा। ठीक है, ये आंसर ये होगा। कुश्ती अखाड़ा ये भी सही है। आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये मैदान से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म टीवी अभिनेता थे। आपको पता होना चाहिए कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी एक अभिनेता थे, टीवी से संबंधित था उनका संबंध। लेकिन यहाँ पर अमेरिका बोल रहा है, तो अमेरिका में था भाई, इनका नाम था रोनाल्ड रीगन। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी नंबर, रोनाल्ड रीगन। चलिए, भारत के संग्रहालय में किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है। गलत कह रहा है। राष्ट्रीय रिंग संग्रहालय नई दिल्ली सही है। वस्त्रों का कैलिको संग्रह मुंबई ये गलत है, ये अहमदाबाद। आंसर बी हो जाएगा। गलत कह रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। आधुनिक हिंदी साहित्य के अग्रणीय साहित्यकार कौन थे। देखिए साहित्यकार बहुत सारे हुए हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, फणीश्वर नाथ रेणु, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, लेकिन इनमें अग्रणीय है भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखना है। ठीक है, और बहुत सारे लड़के मुंशी प्रेमचंद्र भी हैं, लेकिन यहाँ पे अग्रणीय है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और सबको सब अलग अलग रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। सिख का, देखिए सिख का जो एरिया था वो पंजाब का एरिया था और आधा पंजाब चला गया पाकिस्तान में। तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सारा जो इसका जगह है वो पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नानकाना साहिब। ठीक है, और पहले सिख गुरु का जन्म भी वहीं से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्न में से किस एक संगठन का मुख्यालय जनेवा में नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, नहीं से संबंधित प्रश्न रहता है तो
लड़का सही बनाता है। देखिए आंसर हो जाएगा आपका FAO। इसका संगठन का मुख्यालय पड़ता है रोम में। कहाँ पड़ता है? रोम में पड़ता है। इसलिए आंसर ए होगा, क्योंकि नहीं कह रहा है। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़िए। अब आप लोग चलिए करेंट अफेयर्स पे। करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 84 शायद 84 नंबर से। चलिए, इसरो एक संस्था है, इसकी स्थापना आप जानते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का जो मुख्यालय है वो है आपका बेंगलुरु। ठीक है, कहाँ है? बेंगलुरु। तो इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये सहयोग है नासा के साथ। किसके साथ है? नासा, एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। आगे चलिए, किस देश ने ओपन स्काई संधि, ओपन स्काई संधि का मतलब होता है खुला आसमान, यानी खुला का मतलब दो देश है, तो दो देश के बीच एक समझौता होता है, इसके हवाई क्षेत्र में आप जा सकते हैं। अगर इस संगठन के अंतर्गत आप हैं तो बिना कहे आप इसके हवाई क्षेत्र में जा सकते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई विमान जो है हवाई क्षेत्र में पहुंचने से पहले इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? जैसे जहाज का रूट होता है, आप ऐसा नहीं कि हवाई जहाज ले लिए आज जने मन है उधर से उड़ाते जाइए, कभी पाकिस्तान में घुसा दीजिए, कभी वैसा नहीं होता है। हवाई जहाज का एक रूट होता है, उसी रूट के अंतर्गत वो चलता है। ठीक है, और हर एक देश उसका पालन करता है। तो आंसर क्या होगा? ये हटा है रसिया, क्योंकि रसिया जो है बहुत सारे चीजों से इसको हटाया गया है, यूक्रेन के साथ जो युद्ध हुआ है इस कारण से। तो आंसर याद रखिएगा रसिया। नेक्स्ट, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह को वर्ष 2028 से 30 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? ये मिशन है शुक्र के लिए। ठीक है, किसके लिए? शुक्र के लिए, क्योंकि अमेरिका ज्यादा जो पैसा खर्च करता है वो अंतरिक्ष मिशन पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? हाल ही में नासा 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट को रोवर का नाम क्या है? तो रोवर का नाम है वाइपर। क्या नाम है? वाइपर। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारत के किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? बताइए। ये नाम है अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। कमेंट में बताइएगा बालासुर से या अन्य जगहों से किया गया है। हाल ही में जो है कौन से खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त का 95वें साल में निधन हो गया है? इनका संबंध किससे था? तो हॉकी प्लेयर थे। ठीक है, निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में इजराइल में दूतावास खोजने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो इजराइल के साथ देखिए रिलेशन किसी का बहुत अच्छा पहले से नहीं था, लेकिन अब जो है वर्तमान समय में आप किसी के साथ दुश्मनी नहीं ले सकते हैं। अगर किसी देश के साथ दुश्मनी लेते हैं तो आप ही को घटा है। ठीक है, और खास करके जो डेवलप देश होता है उसको ज्यादा लॉस हो जाता है। होता तो दोनों को है, तो यहाँ पर क्या है, और भारत जैसे देशों को तो और ज्यादा होता है, क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए किसी के साथ अभी जो है अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। ठीक है, अगर आप अच्छा रिलेशन नहीं रखेंगे तो आपको घटा ही घटा है। तो यहाँ पर याद रखना है कि ये देश है UAE, संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, याद रखना है। धीरे धीरे बहुत सारे देश जो है इजराइल के साथ समझौता कर रहा है, क्योंकि हर एक देश क्या सोचता है, हर एक देश जो है लड़ाई झगड़ा धर्म संप्रदाय मंदिर मस्जिद से उठ करके जो है अपना डेवलपमेंट चाहता है, अपना विकास चाहता है। क्योंकि देखिए खाना भोजन हर चीज जो है वो कहाँ से मिलेगा? वो लड़ाई झगड़ा से थोड़ी मिलेगा या धर्म से
संबंधित तो चीजें हैं नहीं, इसलिए इस चीज को याद रखना है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे बढ़िए। भारत का पहला ग्रेन एटीएम, ठीक है, किस शहर में खुला? तो याद रखिएगा ये है गुरुग्राम, यानी ये हरियाणा में पड़ता है एक जगह जिसका नाम पहले गुड़गांव था। चलिए आगे बढ़िए। किस देश ने वर्ष 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का मेजबानी मिला है? तो ये भारत को ही मिला है। किसको मिला है? भारत को मिला है। और T20 वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि T20 वर्ल्ड कप जो है कहाँ हो रहा है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को बनाया जाता है दुग्ध दिवस, याद रखिएगा। और दुग्ध दिवस के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम था वर्गीज कुरियन। नाम सुने होंगे आप लोग, वर्गीज कुरियन नाम सुने होंगे, है ना। और दुग्ध उत्पादन का संबंध क्या है? ऑपरेशन फ्लड से है। किससे है? ऑपरेशन फ्लड से है। और सबसे ज्यादा दूध का प्रोडक्शन कौन करता है? यूपी। भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश करता है, इस चीज को भी याद रखना है आपको। और दूध का एक सबसे बड़ा कंपनी का नाम जिसका नाम अमूल है। SDG अर्बन इंडेक्स और डैश बाई 2021-22 उद्घाटन किस शहर में शीर्ष रैंक हासिल किया है? तो ये किया है आपका शिमला। कौन किया है? शिमला किया है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने का डार्ट मिशन शुरू किया है? ये किया है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसलिए आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है, आंसर डी। चलिए अब नहीं है, मिलते हैं, जय हिंद। चलिए बच्चे, स्वागत है आप सबों का बिहार दरोगा के साइंस के टेस्ट में। बेटा, सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के लिए लगातार जुड़े हुए रहिए और हमारे एम सिविल सर्विसेज से। और मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूं कि देखिए, जीवन में हमेशा प्रगतिशील रहनी चाहिए, मेहनत कीजिए, सुचारू रूप से टेस्ट मारिए और अपने आप का मूल्यांकन एक निश्चित पैमाने पर करते रहिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो सफलता मिलना बड़ा कठिन होता है, और सफलता के लिए तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस क्या होता है? बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगा? नहीं उत्पन्न होगा। क्यों नहीं उत्पन्न होगा? क्योंकि देखिए, जब भी कच्छ स्थान की बात करेंगे तो ये डेजर्ट एरिया हो गया। कौन सा एरिया? डेजर्ट एरिया हो गया। और डेजर्ट एरिया में, ठीक है, आपको जब भी वनस्पति अपघटित होगा तो वहां मीथेन गैस निकलता है। मीथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं। जनरली बच्चे, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस प्राप्त होगा? तो CO2 प्राप्त होगा। और ठीक है, आपको भोजन के दहन से भी CO2 गैस उत्पन्न होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये विषैली गैस, कौन सी गैस है? विषैली गैस होती है, एकदम डेंजरस गैस होता है, और यह आपके श्वसन को बाधित करने का काम करता है। चलिए यहां देखिए, किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से, सबको हम देख लेते बेटा, प्रगलन क्या होता है। ये देखिए, कुछ पदार्थ मिला देते हैं। ये देखिए, कुछ अयस्क में क्या कीजिए, कुछ पदार्थ मिला दीजिए और ठीक है, गलनांक बिंदु से ऊपर ताप पर आप गर्म कीजिए। यहां देखिए, गलनांक बिंदु से ऊपर ताप पर गर्म करेंगे, कुछ पदार्थ मिलाएंगे। ये दो बातें याद रखना है, कुछ पदार्थ मिलाएंगे और गलनांक बिंदु से ऊपर ताप पर आप गर्म करते हैं। जो पदार्थ मिलाते हैं, कुछ पदार्थ मिलाते हैं, जो पदार्थ मिलाते हैं उसको कहा जाता है क्या? फ्लक्स कहते हैं, FLUX, फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? तो प्रगलन कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रगलन कहा जाता है। निस्तापन में क्या होता है? तो बच्चे, वायु की अनुपस्थिति, यहाँ आपको एयर अवेलेबल नहीं होगा, और क्या होगा? गलनांक बिंदु से, मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ताप पर गर्म करेंगे, तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहेंगे। भर्जन क्या होता है? तो बच्चे, भर्जन में वायु की कम मात्रा में, यहां देखिए, वायु की कम मात्रा में, वायु की कम मात्रा में हम क्या कहते हैं? कम मात्रा में, मात्रा में हम गलनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ताप पर गर्म करते हैं, नीचे ताप पर
गर्म करते हैं, इस विधि को गर्म करते हैं। ठीक है, इस विधि को हम क्या कहते हैं, वर्जन कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक विधि से कम ताप पर गर्म करना, यानी निस्तापन कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम होता है बेटा। और यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्राइटियम किसका समस्थानिक, तो यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है बेटा, एकदम याद रखिएगा। जबकि फास्फोरस के अगर समस्थानिक की बात करें तो बहुत सारा समस्थानिक होता है, फास्फोरस के अपरूप भी पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन होते हैं? बेटे परमाणु के में 2 प्रकार के, परमाणु में 2 प्रकार के कण होते हैं। 2 प्रकार के कण, एक होता है मूल कण, और मूल कण में कौन कौन होगा? तो बेटा ये देखिए इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। और अगर प्रतिकण की बात करें, प्रतिकण की हम बात करें तो प्रतिकण में क्या होता है, यहां भी आपको बहुत सारे कण होते हैं। मेसन होता है, उसके बाद पॉजिट्रॉन होता है, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, यानी बहुत सारे कण होंगे। तो यहाँ देखिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबुनीकरण की प्रक्रिया। देखिए साबुनीकरण एक्चुअली होता क्या, सैपोनिफिकेशन एक्चुअली है क्या? तो ये देखिए सोप जो है, ध्यान दीजिए बच्चे, ये हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं, ये उच्च वसीय अम्ल ले लेते हैं, हायर फैटी एसिड लेते हैं, उच्च वसीय अम्ल लेते हैं। और उसको हम क्या करते हैं, तो या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं। ये क्या बन जाएगा, तो बच्चे ये बनेगा साबुन, और अंत में ठीक है ट्राहाइड्रिक अल्कोहल या ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ये देखिए ग्लिसरॉल प्राप्त होगा, CH2H, CHOH, और फिर क्या हुआ, CH2OH प्राप्त होता है। इसको बोलते हैं ट्राहाइड्रिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? ट्राहाइड्रिक अल्कोहल। और ट्राहाइड्रिक अल्कोहल को हम ग्लिसरॉल कहते हैं। बेटा इथाइल अल्कोहल जो है उसको ग्रेन अल्कोहल कहा जाता है, और मिथाइल अल्कोहल जो है उसको हम वुड स्पिरिट कहते हैं। चलिए भैया आगे बढ़ती। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल क्या होगा? बेटा आपको पता है, देखिए तत्व है तो परमाणु भार होगा। ठीक है, अगर यौगिक रहता तो अनुभार होता, यौगिक रहता तो क्या होता, अनुभार। तत्व पूछ रहा है इसीलिए परमाणु भार मारिए। क्यों? क्योंकि बच्चे एटॉमिक वेट बराबर होता है क्या, एटॉमिक वेट बराबर होता है क्या, आपको इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी होता है, वैलेंसी होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं बच्चे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? CCl2 और F2 होता है, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्या होता है बेटा? ये होता है CFC बोलते हैं इसको, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसका उपयोग हम रेफ्रिजरेटर या AC में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां देखिए डाल्टोनिज्म एक प्रकार का वर्णनांधता है। तो डाल्टोनिज्म बेटा, डाल्टोनिज्म क्या होता है? तो डाल्टोनिज्म एक प्रकार का है जिसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है। बेटा रोगी जो है लाल अगर देखेगा तो उसको हरा दिखेगा, हरा अगर दिखेगा तो उसको क्या दिखेगा, लाल दिखेगा। ये दोनों रंग प्रभावित होता है, हरा रंग भी और लाल रंग भी। डाल्टोनिज्म को हम क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। और यहाँ दोनों रंग प्रभावित होगा, दोनों रंग की दृष्टि प्रभावित होगी, इसीलिए A एवं B दोनों कर दीजिए, और बेटा D नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? D नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बेटा। ठीक है, पॉलिस्टर के बने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं। बेटा पॉलिस्टर जो है ये स्टर का बहुलक होता है, स्टर का बहुलक होता है, और स्टर का बहुलक है। और स्टर जो है जल का अवशोषक नहीं है, यह जल का अवशोषण नहीं करता है, यह जल का अवशोषण नहीं करता। एकदम ध्यान में रखिएगा, जल का अवशोषण नहीं करता है। तो बच्चे जल का अवशोषण नहीं करता है, ध्यान में रखिएगा, नहीं करता है। तो ये जल्दी वाष्पित हो जाता है, गलत बात है। वह उष्मा को जल्दी, गलत बात है। पॉलिस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है। तो आंसर हो गया D नंबर। निम्न में से कौन सा युग्म का मिलान सही है? बच्चे सही पूछ रहा है। तो द्रव का घनत्व मापने के लिए हम यूज करते हैं किसका? हाइड्रोमीटर का। या द्रव का घनत्व मापने के लिए हम यूज करते हैं पिकोनोमीटर का। सीधे अगर घनत्व मापेंगे तो पिकोनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कोई बात नहीं है।
पायरोहिलियोमीटर उच्च तापमान को, बच्चे पायरीलियोमीटर, पायरीहिलियोमीटर होना चाहिए था, ये गलत है बच्चे, ये गलत है। पायरोहिलियोमीटर यानी उच्च तापमान को मापता है, यहाँ पायरीलियोमीटर कह रहा है, गलत बात है। सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता मापता है। पिकोनोमीटर तो मैंने बताया ही, ये द्रव का घनत्व मापेगा, या आपको किसी भी वस्तु का घनत्व मापने के लिए हम सीधे घनत्व मापने के लिए पिकोनोमीटर का प्रयोग करते हैं, और जल की अपेक्षा घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चल बेटा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो पारद का घनत्व सबसे कम होता है और इसका घनत्व -39 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए पारा जो है एकमात्र द्रव धातु है, एकमात्र द्रव धातु है, तो एकमात्र द्रव धातु है, पहले से ही ये क्या होगा, गला हुआ होगा, द्रव धातु है। और पारा बेटा ये मरकरी है, और इसको हम क्विक सिल्वर कहते हैं, क्विक सिल्वर कहा जाता है, क्विक सिल्वर कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते बेटा। यदि एक प्रक्षेपक का क्षैतिज परास देखिए आर बराबर होता है क्या, u² sin 2α बटा क्या होता है जी, और h बराबर होता है u² sin स्क्वायर अल्फा बटा कितना 2g। बेटा आपको क्वेश्चन में कह रहा आर जो है 4 गुना है ऊंचाई के, कोई बात नहीं, आर ले लीजिए u² sin 2α अपॉन क्या जी, और ये गुना 4 गुना u² sin स्क्वायर अल्फा अपॉन क्या 2g। यहाँ देखिए 2 दूनी 4 कर दीजिए, जी को काट दीजिए, बेटा इसको तोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, u² काट दीजिए, sin 2α क्या होगा 2 sin अल्फा इंटू क्या होगा cos अल्फा हो जाएगा, बराबर क्या करेंगे, तो बेटा यहाँ देखिए 2 sin स्क्वायर अल्फा, यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, तो ये स्क्वायर यहाँ पर क्या कर दीजिए, काट दीजिए, sin स्क्वायर अल्फा कट गया, हाँ 2 भी कट गया, क्या बचा, तो बच्चे sin अल्फा, ठीक है, अब बटे cos अल्फा बराबर क्या हो गया 1 बच गया, इसको क्या बोलते हैं tan 45 डिग्री बराबर tan थीटा, तो थीटा का मान कितना होगा, तो 45 डिग्री हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 45 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, समुद्र की सीपी, देखिए जब भी समुद्र या जल में चमकेगा तो ध्रुवन होगा बेटा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ध्रुवन के कारण चकाचौंध प्रकाश उत्पन्न होता है, चकाचौंध प्रकाश उत्पन्न होता है, और प्रकाश उत्पन्न होता है, और ध्रुवन के कारण ही उत्पन्न होता है, ध्रुवन के कारण ही, ध्यान दीजिए बेटा, ध्रुवन के कारण ही क्या होगा, ध्रुवन के कारण प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश, ठीक है, आपको 2 भागों में विभक्त होता है, 2 भागों में विभक्त होता है, एकदम याद रखिएगा, विभक्त हो जाता है, हाँ आपको किसमें विभक्त हो जाता है, हो जाता है धनात्मक और ऋणात्मक में, पॉजिटिव और निगेटिव में, ये देखिए इस तरह से पॉजिटिव में और निगेटिव में विभक्त हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है, देखिए ऊंचाई पर जाने पर दाब का मान घटता है, जिसके कारण दाब का मान, प्रेशर का मान क्या होगा, घटेगा, जिसके कारण बीपी का मान भी घट जाता है। यानी आपको पता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आपको प्रेशर होता है, हाइयर द प्रेशर, ठीक है, हाइयर द बीपी, लोअर द प्रेशर, ठीक है, लोअर द बीपी, एकदम ध्यान में रखिएगा इसको। आगे बढ़ते बेटा, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का क्या मतलब होता है, तो ये सोडियम थायोसल्फेट होता है, हाइपो जनरली, ठीक है, निगेटिव को पॉजिटिव में बदलता है, और इसका फॉर्मूला Na2S2O3 होता है, सोडियम थायोसल्फेट होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा लगातार आप लोग इसी तरह से रामायण एम सिविल सर्विसेज ज्वाइन कीजिए, आप सभी बच्चों से आग्रह है कि बच्चे लगातार प्रैक्टिस करते रहें और आपकी सफलता निश्चित रूप से सुनिश्चित होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के टेस्ट सेशन में। लंबे समय के बाद यानी छुट्टियों के समय के बाद हम लोग मिले हैं और आज इस चीजों को हम लोग देखेंगे। बिहार एसआई का भले ही डेट नहीं दिया गया है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी जो डेडिकेटेड हैं, हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। गुरु जी के नेतृत्व में और मुन्ना सर के प्रबंधन में ये जो टेस्ट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चलाए जा रहे हैं, लाइव सेशन दिया जा रहा है आप लोगों को, इसलिए कि जिस तरीके से ये टोटल प्रश्न आज ही की बात कर रहे हैं, सुबह में 7 बजे से ऑफलाइन में हुआ है और अभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है, ताकि दूर से बैठे हुए जितने स्टूडेंट हैं वो सभी लोग
अच्छे ढंग से अपने तैयारी को आगे बढ़ा सके। गुरुजी का फितरत रहा है कि आप सभी लोगों के लिए दिन रात सोचना, मोटिवेट करना, उसके बाद जो है कि टेस्ट हो, मटेरियल हो, नोट्स हो, बेहतर से बेहतर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना, जिसमें थोड़ा थोड़ा जो है कि हम लोगों को, जो आप लोगों को सहयोग करने का मौका मिला है, हम लोग बहुत खुश हैं कि आप लोगों के लिए सहयोग कर रहे हैं। अब जरा मेरे आदर्श विद्यार्थी यहां आएंगे और देखेंगे इकोनॉमिक्स के सेशन को हम लोग आज यहां पर देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि उत्पादन के घटक की अवसर लागत होती है, यानी उत्पादन के जो फैक्टर्स होते हैं उनका अवसर लागत होती है जो वह अपने वर्तमान उपयोग में अर्जित करती है। दूसरा है जो वह लंबी अवधि में अर्जित कर सकती है। तीसरा कह रहा है जो वह किसी अन्य उपयोग में अर्जित कर सकती है। चौथा कह रहा है कि उत्पादन की लागत होती है। देखिए जरा ध्यान से, जो उत्पादन के फैक्टर होते हैं वो किसी अन्य उपयोग में अर्जित कर सकने वाले फैक्टर्स होते हैं। जैसे किसी वस्तु को उत्पादन करने में जितने भी फैक्टर काम कर रहे हैं, कच्चा माल हो, उसके बाद जो है कि श्रमिक हो, साहस हो, भूमि हो, इत्यादि इत्यादि। इसके बाद जो है कि जो चीजें उसमें एडिशनल पार्ट में आती हैं उसमें एक्स्ट्रा जो है कि धन अर्जित किया जा सकता है। राइट आंसर इसमें आपका होगा जो वह किसी अन्य उपयोग में अर्जित कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। आप लोगों को बता दें, मुद्रास्फीति को बहुत ही आसान भाषा में आप लोग महंगाई समझे। महंगाई जब समझेंगे तो यहां पर सिंपल बात है, वस्तुओं का जो मूल्य होगा वो बढ़ जाएगा, बस यही मतलब होता है इसका। यह इसलिए बढ़ जाएगा, हो सकता है कि लोगों के पास पैसे अधिक हो गए हों या मार्केट में वस्तु कम हो गया हो, दो ही कंडीशन अप्लाई होंगे। यहां पर दिया गया है कि उत्पादन में ह्रास, ये गलत नहीं है, ये सही है। जब उत्पादन में कमी होगी और डिमांड उतना ही रहेगा तो जाहिर सी बात है कि महंगा होगा। जैसे आज एग्जांपल बता दें आपको, छठ पूजा बीता है, जो मूली 30 रुपए केजी हुआ करता था वो 50 रुपए केजी भी रहा। क्यों? क्योंकि हजारों की, लाखों की संख्या में लोग छठ पूजा करते हैं। हो सकता है कि आज हम मूली न खाएं, कोई जरूरी थोड़ी है कि हम मूली खाएंगे रोज, लेकिन आज पूजा है तो मूली लेना जरूरी है क्योंकि मूली चढ़ता है। छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन उस डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई मूली का नहीं हो पाया। रेडिश की बात कर रहे हैं हम, मूली, तब मांग तो थी उतना ही, उतना क्या उससे ज्यादा थी, डिमांड जो है कि ज्यादा थी, सप्लाई कम था, तो महंगा कर दिया मूली को। 30 के बदले कैसे कर दिया, 50 रुपए केजी। तो उत्पादन ह्रास हुआ, कम आया। या हो सकता है कि कुछ विशेष लोगों के पास ज्यादा पैसा पहुंच गया, सामान उतना ही था, लेकिन वो मांग इतना करने लगे कि वो जो है कि महंगा कर दिया। तो इसमें ये सही है, गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है, ये सिर्फ गलत है। लेकिन ये कह रहा है कि क्या कारण होती है। बड़ा अच्छा जो है कि ऑप्शन दिया गया है आपका, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास जब दोनों साथ साथ होने लगते हैं तो मुद्रास्फीति होता है, इन्फ्लेशन होता है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है 34 नंबर प्रश्न, बड़ा अच्छा प्रश्न आज दिया गया है। कह रहा है किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है। यानी कोई भी अगर उद्यमी है, वो अपना प्रोडक्ट बनाया तो प्रोडक्ट में जितना लागत आया वो तो अस्थाई जो है कि तरीके से लग गया, लेकिन वो ग्राहकों के पास पहुंचाने के लिए अपना जो है कि प्रमोशन किया और प्रमोशन से माध्यम से ग्राहकों को अपने उत्पाद यानी प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराया, तो एक्स्ट्रा पैसा जो लग गया वो उत्पादन के जगह से उपभोग के जगह तक पहुंचाने में
जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ा उसको कहा जाता है इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी मध्यवर्ती उपभोग। तो राइट आंसर इसका होगा मध्यवर्ती उपभोग। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी पूर्ण स्पर्धी बाजार में किसी फर्म की, अब स्पर्धी मतलब कंपटीशन, स्पर्धी मतलब कंपटीशन, अब फर्म का मतलब होता है कंपनी, कंपनी का जो है कि छोटा पार्ट, कंपनी का छोटा पार्ट। अब यहां पर कह रहा है किसी पूर्ण स्पर्धी बाजार में किसी फर्म की, पहला ऑप्शन कह रहा है की के बाद जोड़ना है, औसत आय सीमांत आय से अधिक होती है, औसत आय सीमांत आय से अधिक होती है। गलत, क्योंकि इसको पहले समझेंगे शब्द को। स्पर्धी यानी कंपटीशन क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये चश्मा, ये बाजार में चश्मा बेचने वाली एक ही कंपनी थी जिसका नाम था फास्ट ट्रैक। ये फास्ट ट्रैक का चश्मा है, वो जितना डिमांड कर रहा था उतना लोग दे रहे थे क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन नहीं था। मान लेते हैं कि एक और चश्मे की कंपनी आ गई, तो पहले वाला जो फास्ट ट्रैक था वो क्या करेगा, अपनी गुणवत्ता में वृद्धि करेगा ताकि इसका ब्रांड बना रहे, इसका डिमांड होता रहे। दूसरी जो कंपनी आएगी वो भी अपनी गुणवत्ता को उसी तरीके से मेंटेन करेगी और इस चश्मे से थोड़ा कम रेट पर देगी, कम रेट पर। जब कम रेट पर देगी तो वो भी अपना रेट नहीं बढ़ाएंगे। यहां पर ये तो ऑप्शन पूरी तरह से गलत है। पर कह रहा है सीमांत आय और औसत आय कभी बराबर नहीं होती, ठीक है। फिर कह रहा है औसत आय सदा सीमांत आय के बराबर होगी। चलिए राइट आंसर आपका सी होगा, औसत आय सदा सीमांत आय के बराबर होती है। नेक्स्ट कहे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो आप लोगों को बता दें कि जीडीपी जब जीएनपी निकाला जाता है तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी माइनस प्लस एक्स माइनस एम, यानी विदेशों से देशवासियों द्वारा जो है कि अर्जित धन और देश में विदेशियों द्वारा अर्जित धन, इसी को हम लोग कहते हैं विदेशियों द्वारा शुद्ध प्राप्त आय। तो राइट आंसर इसका होगा विदेशियों से शुद्ध विदेशी आय, राइट आंसर डी। चलिए नाबार्ड के बारे में बोल रहा है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को और शिवरामन समिति के सिफारिश पर, शिवरामन समिति के सिफारिश पर छठी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्य काम है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए लोन प्रदान करना, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए लोन प्रदान करना। और यह बैंक नहीं है, यह एक वित्तीय संस्था है, वित्तीय संस्था है जो अन्य बैंकों के माध्यम से जो है कि लोन पहुंचाती है। राइट आंसर एक वित्तीय संस्था जो मध्यकालीन, लघु और दीर्घकालीन लोन प्रदान करता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं। कार और टेलीविजन सेट, क्या आपको लगता है कि कार और टेलीविजन सेट 6 महीना अर्ध टिकाऊ वस्तुएं जिनका 6 महीना तक मियाद रहे, इससे ज्यादा लगभग न रहे। 6 महीना तक अगर टीवी चलेगा तो दुकानदार का सर फूट जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कि अस्थाई, ये दीर्घकालीन वस्तुएं हैं। दुग्ध और दुग्ध उत्पाद नहीं, ये 2-3 दिन के वस्तुएं हैं, इसलिए ये नहीं होगा। राइट आंसर आपका होगा खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद लाइक एज, लेज, कुरकुरे, ये सब जो है कि लंबे समय तक नहीं चल सकते। आपको लगता है कि लेज आज बना और 3 साल तक रहेगा, बिल्कुल नहीं। 2 महीना, 4 महीना, हार्डली 6 महीना तक। राइट आंसर आपका होगा खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कर अधिकांश कामगार न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी से कम पर कार्य करते हैं। नहीं, जितना मजदूरी होगा उतना देना पड़ेगा, उससे कम बिल्कुल नहीं देना होगा। गलत है। कर न्यूनतम स्वीकार मजदूरी किसी फर्म द्वारा किसी कामगार को दी जाने वाली अधिकतम राशि है। गलत है, न्यूनतम राशि है, न्यूनतम राशि है। कर आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार मजदूरी के बीच का अंतर होता है। यह भी गलत। कर आर्थिक लगान वह राशि है जिसे वांछनीय श्रम बाजार में प्रवेश करने के लिए अवश्य अदा किया जाना चाहिए। चलिए, राइट आंसर आपका डी। नेक्स्ट। तो मेरे सभी आदर्श विद्यार्थी, आज का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा कम था। मिलते हैं जो है कि हम लोग फिर अगले टेस्ट सेशन में। आप लोग जुड़े रहें। अदम्य अदिति गुरुकुल से गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। मुन्ना सर भी मेहनत करते हैं। यहाँ पर बैठे हुए टेक्निकल टीम के हेड राजा जी भी आपके लिए लगे रहते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब देना। हम लोगों को जल्दी से सर चलिए 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 एकदम जो है कि डिस्कशन कराइए, अच्छा लगता है। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने मंजिल को पाने में सफल होंगे, जिसमें थोड़ा मोड़ा हम लोगों का बस योगदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, नमस्कार, आदाबर, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं गुरु रहमान अदम्य अतिथि गुरुकुल से बहुत ही कश्मकश, बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन जीने के पश्चात आज 26 दिन बाद आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि मैं डेंगू के प्लेटलेट्स का एकदम अंतिम सीमा पर मैं था और उस अंतिम सीमा को क्रॉस करने को, बजरंग बली की कृपा से क्रॉस करने के पश्चात मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। निश्चित रूप से कमजोरी है, लेकिन कमजोरी के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी है। इसी कारण मेरी अर्धाग्नि सबने यही कहा कि आप जाइए और बच्चों को धीरे धीरे बताइए। तो आज मैं आया हूं आपके साथ टेस्ट लेकर। याद रखिएगा, नवंबर दिसंबर में दरोगा का, सिपाही का, बीपीएससी का, एक्साइज का का सारा टेस्ट आ रहा है, इसलिए परीक्षा वैकेंसी आ रही है, इसलिए घबराइएगा मत, रुकिएगा मत, थमिएगा मत, क्योंकि जीत आपकी तय है। हम लोग आपके साथ हैं। हमने डेंगू को मात दिया है, आप लोग बेरोजगारी को मात दें। और आज उसी शुरू करते हैं दरोगा क्वेश्चन। ये नेक्स्ट, इस गवर्नर जनरल का नाम राज हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से जुड़ा हुआ है। लॉर्ड रिपन आप जानते हैं कि लॉर्ड रिपन आपको जुटा हुआ है। लॉर्ड रिपन आपको इल्बर्ट बिल से और स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के जन्मदाता के रूप में, लॉर्ड विलियम बेंटिक ठगी प्रथा, सती प्रथा, शिशु हत्या, लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आंसर ये होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन। आगे बढ़ाइए बेटा, ये तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है ना, तो हमारी सर कराएंगे। हाँ, नीचे करो, उठाओ। स्वतंत्र भारत का महाराजपाल कौन था? स्वतंत्र भारत का पुस्तक प्रथम भारतीय महाराजपाल कौन था? तो सी राजगोपालचारी होते हैं। लेकिन पूछ रहा स्वतंत्र भारत का महाराजपाल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का महाराजपाल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल और या महाराजपाल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय महाराजपाल तो सी राजगोपालचारी। तो इसमें हो जाएगा आपको लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, आगे बढ़ाओ। ये करा दिए हैं कुरान, तो बैठा वो ऊपर। तो ना है रजिस्ट्री। अड़सठ देखो, 68। निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन सेकंड से जुटा हुआ है? नासिक गौतमी प्रसाद कर्णी, मास्की अशोक, हाथी गुफा खारवेल,
एहोल अभिलेख, इसी एहोल अभिलेख का लिखने वाला था रवि कीर्ति, जिसे लिखता है कि मैंने उत्तरापद स्वामी यानी हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। निम्नलिखित में से शोहरत उसके साथ प्रतिष्ठानों संबंधित व्यक्तियों को गलत जोड़े बनाए। कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव नहीं, कलकत्ता जॉब चोरनॉफ होगा, जॉब चोरनॉफ होगा, जॉब चोरनॉफ होगा, जॉब चोरनॉफ होगा। पांडिचेरी फ्रांसिस मार्टिन, अहमदाबाद अहमद सफरथम, मद्रास फ्रांसिस डे, सही है। निम्नलिखित में किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय हुआ? 1760 1760 वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। क्रीमियम युद्ध की समाप्ति पेरिस समझौता के साथ हुई थी। क्रीमियम युद्ध की समाप्ति पेरिस समझौता के साथ हुई थी। उसके बाद निम्न से कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक दोषी का शिकार बन गया? आमिर नामक एक पठान था, आमिर नामक एक पठान था, अफगानी पठान था, उसी ने मेओ की हत्या कर दी थी, मेओ की हत्या कर दी थी। किस के प्रस्ताव को किसी ध्वस्त होते बैंक में उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा है? महात्मा गांधी। आउटडेटेड चेक, आउटडेटेड चेक। रियासत झांसी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया। सतारा, जैतपुर, उदयपुर, बघाट, झांसी, नागपुर, ये सबको राज अपहरण नीति के तहत, राज अपहरण नीति के तहत। निम्नलिखित में क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? कैलाश मंदिर, कन्नड़ का आपके 3 कवि पम पुन रन्ना तथा कैलाश मंदिर, इसमें हो जाएगा पम पुन रन्ना, 3 महाकवि कहलाते हैं। रवि कीर्ति जो एक जैन थे जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की, वो किसको संरक्षण दिया? पुलकेशिन सेकंड ने संरक्षण दिया था, पुलकेशिन सेकंड। मैन काफ, मैन काफ इज वेरी फेमस बुक रिटन बाय हिटलर, हिटलर, हिटलर। दिल्ली सल्तनत का राजकाल कब समाप्त हुआ? 1206 से 1526, 1206 से 1526। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? ये था आपको शाहजहां, शाहजहां। निम्नलिखित में मिलान कीजिए। चालुक्य, चालुक्य आपको हुआ तापी, चालुक्य हुआ तापी, होयसल, होयसल द्वार समुद्र, होयसल द्वार समुद्र, राष्ट्रकूट मानखेट और काकतीय बारंगल, इसमें एक होगा। ए नंबर, ए नंबर। नेक्स्ट, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का शिलालेख है 13वां शिलालेख, जिसे पता चलता है कि अशोक ने अपना राज्याभिषेक के 261 ईसा पूर्व, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, जिसमें 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख लोग मारे गए, और इसी के बाद अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है। गांधी जी के निम्नलिखित में तो किस पर बल दिया? राजनीतिक का आध्यात्मिकरण सही है, राजनीति का धार्मिकीकरण सही है, राजनीति का विकेंद्रीकरण सही है, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। थैंक्स अ लॉट, आई विल कम बैक। ईश्वर बजरंगबली कृपा से आए हैं और अब ठीक रहेंगे। 1,50,000 से ऊपर चला गया प्लेटलेट्स, जो 7,000 चला गया था। अब सोमवार से एकदम विधिवत सारा क्लास सब कुछ विधिवत चलेगा। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। आई लव यू। जय हिंद। अच्छा, चलिए नमस्कार दोस्तों, आप लोग बना चुके होंगे उम्मीद है हमें। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई? समवर्ती सूची केंद्र राज्य संबंध, ये जो भी आएगा ऑस्ट्रेलिया से आएगा, इसमें केंद्र राज्य संबंध भी बात आएगी। केंद्र राज्य संबंध की भी बात आएगी तो ऑस्ट्रेलिया ही होगा, इसलिए उत्तर डी आ गया। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? भारत में संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं हो सकता। अब इसमें है क्या? सरकारी खर्चा नहीं हो सकता। अब इसमें संचित निधि से जो राशि आती है वह संसद की स्वीकृति के बिना ही राशि खर्च होता है। नेक्स्ट है,
हमारे संविधान निर्देशक सिद्धांत कानूनी अदालत परिवर्तनीय है, अर्ध परिवर्तनीय है, आंशिक परिवर्तनीय है। कानूनी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट इसको लागू करने का अधिकार इसको नहीं है। इसलिए डीपीएसपी का यदि क्रियान्वयन होता है, डीपीएसपी का यदि क्रियान्वयन होता है तो डीपीएसपी का क्रियान्वयन राज्य सरकार को करने का अधिकार है। राज्य का मतलब भारत, भारत सरकार को करने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। इसलिए उत्तर डी। भारत संविधान के अधिकांश उपबंधों को संशोधन किया जा सकता है। उपबंधों को संशोधन किया जा सकता है अकेली संसद द्वारा, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 368 कहता है कि संसद के 3 ऑर्गन जो संसद होते हैं, जिसमें आर्टिकल 79 में वर्णन है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, तो ऑलरेडी ये संसद के 3 ऑर्गन होते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक पास हो जाने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून बन जाएगा। केशवानंद भारती बनाम कैलाश की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भारतीय संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार रखती है, इसलिए अकेली संसद। बी। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित? चुनाव आयोग का गठन 324 में किया गया। इसमें से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस 2 अतिरिक्त आयुक्त होते हैं, कुल मिला के 3 आयुक्त होती है। 3 आयुक्त की व्यवस्था पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने किया। पहले एक ही आयुक्त होते थे, इसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता था। अब ये निर्वाचन करना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा सदस्यों को समयानुकूल को निर्वाचन, निर्देशन, वोटर कार्ड, निर्वाचक नामावली बनाने का अधिकार 324 के तहत है। 324 उत्तर। वर्ष 1977 में किसके अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच कराने के लिए सरकारी समिति की नियुक्ति की गई? 1977 में सरकार मोरारजी देसाई की थी, और मोरारजी देसाई की सरकार ने पंचायती राज में और भी बेहतरीन करने के दृष्टिकोण से उन्होंने बलवंत राज मेहता समिति के बाद, बेवलता समिति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने किया था, तो उन्हें अशोक मेहता समिति का गठन मोरारजी देसाई की सरकार ने किया, लेकिन इसकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। ये द्विस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था, इसलिए लागू नहीं हुआ। हालांकि 165 पेज की रिपोर्ट थी, यह रिपोर्ट काफी मार्मिक था, लेकिन यह पंचायती राज को उन्होंने नहीं शामिल करने के कारण इसको लागू नहीं किया जा सका। अशोक मेहता समिति। भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा निर्दिष्ट नहीं है? अंग्रेजी को इसमें शामिल नहीं किया गया, क्योंकि जब नागरिकता की बात, देशीकरण की बात आती है तो भारत की भाषा में से किसी एक भाषा को आपको बोलने की क्षमता होनी चाहिए, तो आपका देशीकरण का आधार मिलता है। अंग्रेजी को इसमें नहीं रखा गया, अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं है। अष्टम अनुसूची में कुल 22 भाषा है, इस 22 भाषा में अंग्रेजी शामिल नहीं है। संविधान भारतीय के नागरिक मौलिक अधिकार का वर्णन है 12 से 35, जो भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है, जो 12 से 35 तक वर्णन। उत्तर ए। भारत प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार रखती है, क्योंकि वलियान महोदय जिन्होंने डेमोक्रेसी की डिफिनेशन दिया था, डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, यह परिभाषा वलियान महोदय की है। जबकि इस परिभाषा को लोकप्रिय बनाने का काम 1865 में अब अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने किया था, तो यह लोकप्रिय हुआ, उनके नाम से हम लोग परिभाषा जानने लगते हैं। लेकिन इस परिभाषा का सृजन वलियान ने किया, और भारत में यही है कि जनता सरकार को चुनेगी और जनता सरकार को बदलने का अधिकार भी रखता है। उत्तर सी। निम्नलिखित में किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? एकमात्र सदन राज्यसभा होती है, उस सदन के सदस्य उस सभा की अध्यक्षता नहीं करता है, और राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति कहलाते हैं, इससे राज्यसभा उत्तर यहां होगा। निम्नलिखित में कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास में है वास्तविक और लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, औपचारिक और कानूनी ये 6 है, राजनीतिक और नाम मात्र यह आता है, लेकिन संवैधानिक और नाम मात्र है। विकल्प के आधार पर ये 2 और 4 का विकल्प का आधार होगा। उत्तर डी। निम्न रेगिस्तान हो गया। ठीक है, हमारा इतना ही क्वेश्चन था। चलिए, जय हिंद। और शुरू करते हैं आज का सवाल ज्योग्राफी से। देखिए 53 से क्या सवाल कहा जा रहा है? निम्नलिखित रेगिस्तानों में से उनके स्थानों का सही ढंग से जोड़ा बनाइए। देखिए रेगिस्तान है और स्थान है,
जैसे कालाहारी मरुस्थल, बताइए कालाहारी मरुस्थल का संबंध कहां से है? तो कालाहारी मरुस्थल आप जानते हैं कि अफ्रीका में है और यह मरुस्थल बोत्सवाना में है। मतलब अफ्रीका का एक देश है बोत्सवाना, वहीं पर यह कालाहारी मरुस्थल है। जबकि आटाकामा जो है दक्षिण अमेरिका में है, और दक्षिण अमेरिका में भी एक खास देश है चिली। इसके अलावा थार की अगर बात कर लेते हैं तो एशिया में भारत और पाकिस्तान, और विक्टोरिया मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में। तो मोटे तौर पर इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 3, ए का 3, बी का 1 और सी का 4 और डी का 2। आंसर सही आ रहा है ए नंबर। मतलब साफ हो गया कि कालाहारी मरुस्थल जो है वो आपका है अफ्रीका में, आटाकामा है दक्षिण अमेरिका में, थार मरुस्थल है एशिया में, और ग्रेट विक्टोरिया जैसे मरुस्थल हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्ण महासागरीय जलधारा है? उष्ण का मतलब होता है गर्म जलधारा। कैसी जलधारा? तो गर्म जलधारा। तो गर्म जलधारा में याद रखेंगे, पूछ रहा है कि उष्ण महासागरीय जलधारा, तो ये गल्फ एक जलधारा है जिसे गल्फ स्ट्रीम भी कहते हैं। ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है ये अटलांटिक महासागर में चलती है। कहां चलती है? अटलांटिक महासागर में चलती है, अटलांटिक महासागर में चलती है। कौन सी जलधारा? तो याद रखिएगा आपका गल्फ स्ट्रीम। देखिए क्यूराइल जलधारा एक ठंडी जलधारा है और ये प्रशांत में चलती है। कहां पर चलती है? प्रशांत महासागर में चलती है। कौन सी जलधारा? क्यूराइल। लेब्राडोर भी याद रखिएगा अटलांटिक महासागर में चलती है, बट ये है एक ठंडी जलधारा है, गर्म नहीं है। और केनारी भी ये अटलांटिक महासागर में चलती है। तो गर्म जलधारा है गल्फ धारा या गल्फ स्ट्रीम जो अटलांटिक महासागर में चलती है। नेक्स्ट, चलिए एक शब्द आया है कि मोरॉन कहां बनता है? मानसूनी क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, नदियों के डेल्टा और हिमानी क्षेत्र में। मोरॉन स्ट्रक्चर तो याद रखेंगे यह बनता है हिमानी क्षेत्र में। तो हिमानी क्षेत्र कहां पर? जहां बड़े बड़े आपको ग्लेशियर मिलेंगे वहीं पर इस तरह के स्ट्रक्चर बनता है। कौन सा? मोरॉन। नेक्स्ट, बड़ा करो भाई। नेक्स्ट, कहता है कि भारतीय प्रायद्वीप ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमिका बनी है। आग्नेय व कायांतरी चट्टान, अवसादी चट्टान, अवसादी व कायांतरी चट्टान, आग्नेय व अवसादी चट्टान। देखिए जो भारतीय प्रायद्वीप जो है वो बना हुआ है आग्नेय चट्टान और कायांतरी चट्टान, जिसे रूपांतरी चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। और आप जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाले चट्टानों में से एक है। कौन सा? आग्नेय। और आग्नेय के बाद याद रखेंगे रूपांतरी चट्टान से ही भारतीय प्रायद्वीप जो प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना के भाग है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? देखिए ज्वालामुखी गतिविधियों से जो झील बनती है वो बनती है काल्डेरा झील। कौन सी झील? काल्डेरा झील। अब ये काल्डेरा झील की अगर बात कर लीजिए तो ज्वालामुखीकृत झील, जैसे आप ध्यान रखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण झील हैं देश के अंदर, में से एक आप जानते होंगे लोनार झील का संबंध कहां से है? महाराष्ट्र से है। जो याद रखिएगा क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील या उल्का पिंड टकराने के फलस्वरूप झील का निर्माण हुआ है। तो याद रखेंगे कि ज्वालामुखी गतिविधियों में से किस प्रकार की झील बनती है? काल्डेरा झील। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? मृदा संरक्षण, तो मृदा संरक्षण की जो जैव पद्धति है उसको कहते हैं समोच्च कृषि। क्या कहते हैं? समोच्च कृषि पद्धति को ही याद रखेंगे मृदा संरक्षण की जैव पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट, विश्व भूमि में कितना क्षेत्र उच्च कटिबंध वर्षा प्रचुर वन है? वर्षा प्रचुर वन, तो याद रखेंगे 7%। कितने प्रतिशत भाई? तो ध्यान रखिएगा आपके 7% क्षेत्र में है। अब देखिए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन
भारत में भी इस प्रकार के वन मिलते हैं जिसे सदाबहार वन कहते हैं। यह वन भारत के केरल, अंडमान निकोबार और मेघालय में मिलता है। जहां पर औसतन वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहां पर सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं। दुनिया में यह वन जो है विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में मिलते हैं, या आप कह सकते हैं विषुवत रेखीय क्षेत्र या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में मिलते हैं, जिन्हें सदाबहार वन या एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। इसका एक प्रमुख वनस्पति है, याद रखिएगा, सिनकोना। नेक्स्ट, टी मापक, टी स्केल निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? देखिए, टी मापन जो है ना, वो चक्रवात की शक्ति को मापता है। तो चक्रवात, आप जानते हैं कि चक्रवात जब चलता है तो उसके जो वेग होते हैं, गति जो होते हैं, उसको मापने के लिए हम टी स्केल का मापन पद्धति अपनाते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी का सूर्य के इर्द गिर्द घूमने के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन पुष्टि करता है? एक सवाल है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण याद रखेंगे क्या होता है? तो इसके कारण याद रखेंगे ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन होता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है 365 दिन में, और इसी 365 दिन में मौसम और ऋतु का परिवर्तन होता है। ऋतु या मौसम का क्या होता है? परिवर्तन होता है। कितने दिनों में? 365 दिनों में, जिसे वार्षिक गति कहते हैं। और इसके लिए पृथ्वी खुद जिम्मेदार है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण मौसम परिवर्तन होता है। जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं, और इस क्रिया को हम दैनिक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, स्प्रूस, फर, पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो ये ध्यान रखिएगा कि ये टेंगा वन में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? टेंगा वन में मिलते हैं। जबकि याद रखेंगे आम, महुआ, पीपल, बरगद, ये किस प्रकार के वन में मिलेंगे? तो ये मानसूनी वन के उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखेंगे ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छायादार फैक्टर जरूरी है। मतलब यहां पर इसको छाया चाहिए, तो कॉफी की अपेक्षा चाय की अधिक ऊंचाई चाहिए, ऐसी बात नहीं है। कॉफी बहुत चाय के कम ऊंचाई पर उगाई जाती है, ये भी गलत है। तो ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छाया का फैक्टर क्या होता है? काफी जरूरी होता है। नेक्स्ट, औषधि शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो औषधि के लिए याद रखेंगे ये सेल अस्तरों में निक्षेपित रहता है। ये सेल अस्तरों में ये लेयर बाय लेयर बना रहता है। कौन सा? औषधि चट्टान। औषधि चट्टान में ही फॉसिल्स रिकॉर्ड या जीवाश्म पाए जाते हैं। कोयला इसका महत्वपूर्ण और ग्रेफाइट इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। नेक्स्ट, भारतीय मॉनसून मौसमी विस्थापन को इंगित करता है, जिसका कारण है, याद रखेंगे स्थल तथा समुद्र में विभेदित तपन। स्थल तथा समुद्र में अंतर जो टेम्परेचर का होता है, यही इंडिकेट करता है किसको? तो मॉनसून को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? मॉनसून को। नेक्स्ट, दो विशाल भूभाग को जोड़ने के लिए जो भूमि पट्टी कहलाती है उसको कहते हैं भूसंधि, और दो जल क्षेत्रों को जो जोड़ता है उसको कहते हैं जल संधि। नेक्स्ट, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? ये उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। याद रखिएगा, लौटते हुए मानसून से दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, और इसके लिए उत्तर पूर्वी मानसून जिम्मेदार है। जबकि भारत में सबसे अधिक वर्षा के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून जिम्मेदार है, और दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा याद रखिएगा केरल में होता है, जो आगमन वाली मानसून है। जबकि लौटते हुए मानसून से वर्षा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होता है, और इसके लिए याद रखिएगा आपका उत्तर पूर्वी मानसून जिम्मेदार है। चलिए, तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। ये ज्योग्राफी का विशेष डिस्कशन था, और मिलते हैं हम नेक्स्ट संडे को फिर। तब तक के लिए जय हिंद।
हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि देव आर्यन सर मेरा नाम हुआ, और ये आपका जो है बिहार दरोगा 5 क्वेश्चन 5 मिनट समय का हम लेंगे। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ कि दो संख्याओं x तथा y के लॉसो और मौसो, ये थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है कि आपका SCF ही 3 होगा और LCM जो है 105 होगा। ठीक है, LCM हमेशा SCF से बड़ा ही रहता है। तो ये हमारा जो है LCM 105, SCF 3 और x प्लस वाई आपको 36 दिया हुआ है और हमको ही निकालना है 1/x प्लस 1/। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x प्लस वाई बटे एक्स वाई। x प्लस वाई पहले से हमको दे रखा है 36 और हमें चाहिए एक्स वाई यानी दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल के लिए हमको यहाँ पर जो है एलसीएम गुने एचसीएफ, आपने रूल पढ़ा होगा कि दो संख्याओं गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी ये 3 गुना 105। तो इसके जगह पर हम बैठा लेंगे 3 गुना 105। तो अगर हम इसको 3 से काटे तो 12 बार में, फिर हम कैंसिल करेंगे 4 तिहाई और 35 तिहाई। तो ये क्वेश्चन डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है किसी छात्रावास में एक हॉस्टल है जिसमें 35 स्टूडेंट जो है थे। 35 स्टूडेंट था और उसका प्रत्येक का एवरेज यानी एक स्टूडेंट पर जो है हमारा जो है खर्च जो है x रुपया है। तो 35 स्टूडेंट पर खर्च होगा हमारा टोटल 35x। अब कहता है विद्यार्थी की संख्या 7 बढ़ा दें। विद्यार्थी 35 से हो जाएगा हमारा 42। 7 स्टूडेंट बढ़ गया तो ऑटोमेटिक है कि 7 स्टूडेंट बढ़ गया तो उसका जो है खर्च भी बढ़ेगा। प्रतिदिन खर्चा जो है 42 रुपया बढ़ जाता है। तो 42 रुपया बढ़ गया, इस वजह से 7 स्टूडेंट की वजह से बढ़ गया। और औसत खर्चा 1 रुपया की कमी हो जाती है, यानी पहले एवरेज हमने x माना था, अब उसमें 1 रुपया की कमी हो जाएगी। यही बस इक्वेशन है, आपको सॉल्व कर लेने हैं। 35x 42x तो बचा कितना 7x। ये 42 और ये 42 इधर आके जुट जाएगा 84, यानी x का वैल्यू आपका 12 आ गया। 12 सत्ते 84। एक दिन में जो है एक स्टूडेंट पर 12 रुपया खर्च हो रहा है, तो हमारा जो है टोटल खर्चा 35 गुने 12 होगा जो कि 420 होगा। डी नंबर ऑप्शन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 राम जो है इंग्लिश विषय में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त करता है। तो इंग्लिश यहाँ पर है, विज्ञान है, और इंग्लिश विज्ञान गणित तीनों का दिया हुआ है टोटल 180। गणित के अंकों का अनुपात इंग्लिश और गणित, तो यहाँ पर इंग्लिश विज्ञान और इंग्लिश गणित, तो इंग्लिश कॉमन है, हम इंग्लिश बीच में रख लेते हैं। इंग्लिश इधर हमारा साइंस और इधर हमारा मैथ। ठीक है, अब साइंस जो है हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि इंग्लिश विषय में विज्ञान से दुगने अंक मिले। अगर विज्ञान को 1 मिला है तो इंग्लिश को 2 मिलेगा। ये रेशियो बनेगा 1:2 का। आगे कह रहा है कि इंग्लिश और गणित के जो रेशियो है 2:3 है। इंग्लिश का पहले से 2 दिया हुआ है और इसका 3 हो जाएगा। इस तरह से तीनों को ऐड करेंगे, 3 2 5 1 6। 6 में हमारा जो है टोटल कितना दे रखा है 180। तो 6 में 180 हो जाएगा, तो 1 में हमारा हो जाएगा 30। और एक किसका है, साइंस का है। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विज्ञान में कितने अंक मिलेंगे, तो आपका आंसर 30 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 एक कस्टमर है, कंज्यूमर जिसको बोलते हैं, उत्पाद के 5 दर्जन बॉक्स की खरीद पर विक्रेता के अतिरिक्त दर्जन मुफ्त प्राप्त करता है। मतलब अतिरिक्त 1 दर्जन उसको एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो अगर हम बात करें उपभोक्ता उत्पादन जो कर रहा है उसकी, तो हमें जो है सबसे पहले इस विक्रेता को जो है 1 दर्जन जो है एक्स्ट्रा मिल गया है और 5 में से 1। ठीक है, तो टोटल हम अगर एक कितना हमको बेनिफिट मिला है, तो टोटल पर हमको सोचना पड़ेगा, ना कि 5 पर सोचना पड़ेगा। टोटल हमारा 6 का जो है टोटल पैसा लगेगा, उसमें से जो है 1 मुफ्त मिल रहा है। इसी को परसेंटेज बनाते हैं। 1/6% जो है हमारा 16.2/3% होता है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 100 नंबर क्वेश्चन। एक ठेकेदार 100 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका ले रखता है। इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ पर जो है 100 दिनों में सड़क, 110 आदमी ले लिया। 110 आदमी जो है यहाँ मिटेगा कैसे, 110 110
उस लाइने को गायब कर दीजिए फिर से। चलिए, तो यहाँ पर जो है 110 व्यक्तियों का उपयोग किया गया। तो यहाँ 110 आदमी हमने लगा दिया है और 100 दिन का ये ठेका ले चुका है। 45 दिन बीत गए हैं, 45 दिन बीत गए हैं तो बचेंगे कितने? 55 दिन बच जाएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है सड़क का केवल 1/4 भाग ही बन पाया। तो क्या हम करें कि 4 यूनिट मान लेते हैं टोटल काम। 4 यूनिट में से 1 यूनिट काम अभी हो चुका है, 1 यूनिट आपका जो है हो चुका है। तो बचे कितने यूनिट? 3 यूनिट बच गए। अब यहाँ पे इसमें कहता है कि कितना आदमी को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने मान लिया x आदमी को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर जो है 110 MDH रूल लगाएंगे। 110 आदमी 45 दिन में 1 यूनिट काम करेगा। तो आपका 110 प्लस x आदमी 55 दिन में 3 यूनिट काम करेगा। अब इसी को अगर हम सॉल्व करें, 110 गुने 45 गुने 135 और 110 गुने 55 और 55x, तो 55x बराबर मिलेगा 110 और 110 हम कॉमन ले लेते हैं। 135 में से 55 निकाल देते हैं तो हमारे पास 80 बचता है। 55 दोनों यानी हमारा जो है 160 आदमी को जो है हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ये जो 5 क्वेश्चन सॉल्व होता है। कुछ ही दिन में आगामी जो है संडे को जो है स्पेशल बिहार SSC या वगैरह सब जो है सिर्फ मैथ के लिए जो है आप लोगों के लिए टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। जल्द ही अनाउंसमेंट करेंगे अगली बार। तब तक के लिए गुड बाय।